ओके, तो आज चैप्टर चालू हो रहा है, चैप्टर नंबर 20, तापीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे तापीय प्रसार के बारे में, जिसको कि हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऊष्मा। क्या होती है ऊष्मा, उसमें देखते हैं। जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक साथ लाया जाता है तो ताप जिस वस्तु का उच्च होता है उस वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ जो है स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा। अर्थात अगर एक वस्तु 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, दूसरी वस्तु 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, तो ऊष्मा कहें तो ऊर्जा जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस ताप वाली वस्तु से 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाली वस्तु की ओर प्रसारित होगी। उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा। इसका मात्रक ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होती है, और 1 किलो कैलोरी 4.186 जूल होती है। ये आपका हो गया ऊष्मा। ऊष्मा की यूनिट होती है, कैलोरी भी कह सकते हैं, और उसके ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है जूल। अब बात करते हैं ताप की। क्या होता है ताप? ताप एक तरह से कहा जाए तो किसी वस्तु के वह भौतिक गुण है जिससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म है या वह वस्तु कितनी ठंडी है। तो इस तरह से अगर समझना जाए तो किसी पदार्थ या निकाय का ताप वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तु के ऊष्मा संचरण की दिशा निर्धारण करता है। ऊष्मा तो किसी पदार्थ व निकाय का वह भौतिक गुण जो यह निर्धारित करता है कि ऊष्मा का संचरण किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा। जैसा कि हमने आपको ऊष्मा बताया, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। तो ताप किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जो उस वस्तु या पदार्थ में ऊष्मा संचरण की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है कि ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ताप को मापने के विभिन्न पैमाने, ताप मापी तथा ताप के विभिन्न पैमाने। तो देखिए, इस ताप के विभिन्न पैमानों में हम लोग को बात करनी है। 4 तरह के पैमाने हैं यहाँ पर। पहला सेल्सियस में है, दूसरा फ़ारेनहाइट में है, तीसरा र्यूमर है, और चौथा केल्विन। इन चारों में क्या रिलेशन होता है, देखिए इसके चारों के रिलेशन को हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की। तो डिग्री सेल्सियस का जो हिमांक का ताप अर्थात लोवेस्ट पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और भाप बिंदु का ताप जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम केल्विन की बात करें तो केल्विन का लोवेस्ट पॉइंट 273.15 और भाप बिंदु होता है 373.15। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो लोवेस्ट पॉइंट जो मेज़र करता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट जो मेज़र करता है वो 212 डिग्री केल्विन होता है। र्यूमर की बात करें तो 0 र्यूमर से लेकर 80 र्यूमर तक ये ताप को मापता है। इन्हीं चारों में जो रिलेशन है वो इस तरह से होता है, C/100। C यहाँ पे एक तरह से C-0 आप समझ सकते हैं, C-0 लोवेस्ट पॉइंट अपॉन हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोवेस्ट पॉइंट। उसी तरह से F-32/180, र्यूमर में R-0/80 और K में 273/100। और इन चारों में जो रिलेशन निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। और अगर हम पर्टिकुलर जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होगा, तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक साथ ले लें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकलेगा ये, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32। और यहीं पे अगर हम बात करें केल्विन और सेल्सियस की तो K इक्वल टू C + 273.15 आपकी, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हेडिंग में हम चलते हैं, हम बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार की, जिसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन कब होता है, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसका अधिकांश पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके फैलते हैं। इसी घटना को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार, कुछ भी कह सकते हो। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो अधिकांश पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण करके फैलते हैं, जिससे हम ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। ये तापीय प्रसार तीनों में होते हैं, दो ठोस, द्रव और गैस के लिए अलग अलग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे ठोसों में ऊष्मीय प्रसार किस तरह से होता है। तो बेटा, ठोसों की बात करी जाए तो ठोसों में 3 तरह का ऊष्मीय प्रसार होता है, या तो उसकी लंबाई में, या उसके क्षेत्रफल में, या उसके आयतन में। तो लंबाई की बात करें तो हम लोग को मिलेगा रेखीय प्रसार। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रीय प्रसार, और हम जब बात करेंगे आयतन की तो आयतन प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले रेखीय प्रसार की बात करते हैं। किसी ठोस वस्तु में ताप वृद्धि के कारण उसकी लंबाई में जो प्रसार होता है, जब लंबाई में प्रसार होता है तो हमारा होता है रेखीय प्रसार, या उसे ही अनुदैर्ध्य प्रसार भी कहते हैं। और अब इसके बारे में बात करेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है। तो मान लिया आपने कोई एक छड़ ले ली, जैसे कि मान लीजिए यही आपके सामने एक छड़ रखी है। अब इस छड़ का ताप आपने बढ़ाया, पहले इसका ताप T था, फिर आपने ताप बढ़ा के T + ΔT किया, तो ताप में वृद्धि आपने कितनी दी, ΔT। तो माना किसी छड़ की निश्चित लंबाई L है, इसके ताप में आपने ΔT वृद्धि करने पर इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, ΔL। जैसे मान लीजिए ये छड़ थी, अब इस छड़ की लंबाई L थी,
आपने इसका ताप T से T प्लस डेल्टा टी किया तो लंबाई में भी सूक्ष्म सी वृद्धि हो जाएगी। तो वो वृद्धि मान ली कितनी है, डेल्टा एल। तो जो छड़ की लंबाई में वृद्धि होगी वो उसकी प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है, और उस छड़ की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसकी ताप वृद्धि पर निर्भर करती है। और जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी, और समानुपाती का चिन्ह हटाने पे एक कांस्टेंट आता है जिसका यहाँ पे क्या गया है, अल्फा। इस अल्फा को ये एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, ठोसों में छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये हो गया रेखीय प्रसार गुणांक। लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि। अगर ताप वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस हो तो अल्फा बराबर कितना, डेल्टा एल अपॉन एल, और इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है जो कि मीटर में होगी, ये भी लंबाई है जो कि मीटर में होगी, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रति डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होगी। अब इसी में आगे हम बात करते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है कि जब किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के कारण उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसे एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। तो जैसा कि आपने रेखीय प्रसार गुणांक में देखा था कि जब हमने ताप वृद्धि की थी डेल्टा टी तो उसके लंबाई में वृद्धि हो रही थी। उसी तरह माना कोई एक पट्टिका है जिसका प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, ताप वृद्धि डेल्टा टी के कारण इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, डेल्टा ए। मानो पहले क्षेत्रफल था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पर, तो ताप में डेल्टा टी की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल 5.1 या 5.2, क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ वृद्धि हो गई और उस वृद्धि को हमने डेल्टा ए कहा। तो डेल्टा ए समानुपाती है ए के, डेल्टा ए समानुपाती है ताप वृद्धि के, जैसा कि आपने लीनियर एक्सपेंशन अर्थात रेखीय प्रसार में भी देखा था। दोनों को एक साथ लिखने पर डेल्टा ए समानुपाती हो जाएगा ए इंटू डेल्टा टी, समानुपाती का चिन्ह हटने पर इक्वल का निशान आता है, वो हो जाएगा बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी। जैसे वहाँ पे अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक था, यहाँ पे बीटा को हम कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसे पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। तो बीटा इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, अगर ताप की वैल्यू की ताप वृद्धि कितनी हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस की हो जाए। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध, अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा में क्या संबंध आएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए, माना किसी हमने एक घन की एक भुजा ले ली, एक पृष्ठ ले लिया जिसकी भुजा कितनी है, 1 मीटर की, 1 मीटर की है, 1 मीटर की है। तो अगर हम बात करें इसके ताप में वृद्धि कितनी की जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस की, तब नए ताप पर पट्टिका की भुजा 1 प्लस अल्फा, अर्थात पहले इसकी भुजा थी अल्फा, आपने ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करी तो हमने मान लिया कि इसकी जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो अल्फा है, तो ताप में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री सेल्सियस करने पर भुजा की लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, 1 प्लस अल्फा हो जाएगी। अगर प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फा हो चुकी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और दोनों बराबर ही है तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। तो पहले इसका क्षेत्रफल था 1 गुणे 1 1, लेकिन अब आपने क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी कर दी, अब नई भुजा कितनी होगी, 1 प्लस अल्फा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि के अंतिम क्षेत्रफल जो कि 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर है माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल जो कि कितना था, 1 गुणे 1 बराबर 1, तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गई आपकी क्षेत्रफल में वृद्धि। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया तो बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। अब देखिए अल्फा जो होता है इसका मान 1 से बहुत कम होता है, 1 से बहुत कम कहें तो ये लगभग हमारा जो अल्फा का मान चलता है वो 0.0001 या कोई भी संख्या होगी, लेकिन ये 1 से बहुत ही कम होता है। इस वजह से अगर किसी छोटी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटा होता जाता है, इस वजह से जो है अल्फा स्क्वायर का मान और भी कम हो जाएगा। तो हमने अल्फा स्क्वायर को क्या मान लिया, नगण्य मान लिया। तो जब अल्फा स्क्वायर 0 हो जाएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी बचेगी, ये 0 हो गया, बचा 2 अल्फा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, 2 अल्फा। अभी आपने बीटा पढ़ा था, बीटा होता है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, 2 अल्फा। प्रारंभिक क्षेत्रफल में कितना माना था, 1 इंटू 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर, ये था प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 2 अल्फा और प्रारंभिक क्षेत्रफल था 1, और ताप में वृद्धि हमने कितनी करी देख सकते हैं आप, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 2 अल्फा अपॉन 1 इंटू 1 तो 2 अल्फा, इसलिए बीटा का मान किसके बराबर हो गया, 2 के, अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान रेखीय प्रसार गुणांक मान का 2 गुना होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। अगर हम बात करें जाए आयतन प्रसार गुणांक की, तो जब किसी वस्तु के ताप में वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में जब वृद्धि होती है
तो उसे कहते हैं उसका आयतन प्रसार गुणांक। जैसे लोहे की गेंद को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। अब आयतन में वृद्धि हुई है तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी आएगा आयतन प्रसार गुणांक। क्या होता है, तो मान लिया किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन v था, आपने ताप में डेल्टा टी वृद्धि करी तो उसका आयतन में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा वी। तो आप जानते हैं जो ताप में वृद्धि करेंगे डेल्टा वी वो प्रारंभिक आयतन के समानुपाती होगी, और जो आयतन वृद्धि होगी वो ताप वृद्धि के समानुपाती होगी। दोनों को मिला करके एक साथ लिखेंगे तो v डेल्टा वी अर्थात आयतन में वृद्धि समानुपाती है v इंटू डेल्टा वी के। समानुपाती का चिन्ह हटने पर फिर से एक नियतांक आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी इंटू डेल्टा टी। ये एक नियतांक है जिसे कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक, ये लिखा हुआ है आपका। तो डेल्टा गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी बटे वी इंटू डेल्टा टी। गामा की वैल्यू हो जाएगी, लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, डेल्टा वी अपन वी इंटू डेल्टा टी, अर्थात गामा बराबर आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन बटे ताप में वृद्धि। तो तीनों फॉर्मूले एक हैं। अगर रेखीय प्रसार गुणांक करेंगे तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप वृद्धि। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप में वृद्धि। आयतन प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप में वृद्धि। और अगर ताप वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस हो तो गामा बराबर डेल्टा वी बटे वी। इस तरह से आपने पढ़ा रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। और आपने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में रिलेशन पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है। तो देखिए अब हमको पढ़ना है कि किसी वस्तु के आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक अर्थात गामा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है। तो मान लिया हमने एक क्यूब ले लिया जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, तो इसका प्रारंभिक आयतन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। अब आपने इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करी तो प्रत्येक भुजा की लंबाई में अल्फा वृद्धि हो गई। तो नई भुजा कितनी हो जाएगी, 1 प्लस अल्फा। तो नया आयतन हो जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। पहला आयतन था 1 मीटर क्यूब, अब आयतन हो गया 1 प्लस अल्फा का मीटर क्यूब, अल्फा का क्यूब। तो आयतन में कितनी वृद्धि निकली, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट में यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी करके इसको ओपन किया, -1 से 1 कट गया, यहाँ पे बचा एक्सप्रेशन 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि अगर अल्फा जो होती है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है और किसी भी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो वो और स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा होगा अल्फा का मान 1 से बहुत कम होता है, इसलिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब का मान 1 से और ज़्यादा कम होगा, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, नगण्य मानते हैं। तो बचा हमारा 3 अल्फा। आयतन में वृद्धि कितनी होगी, 3 अल्फा। तो गामा का मान क्या होता है, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि। और प्रारंभिक आयतन हमारा था 1 मीटर क्यूब, आयतन में वृद्धि 3 अल्फा, 1 इंटू 1, तो गामा इक्वल टू कितना हो गया, 3 अल्फा। तो आपने देखा अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाला हमने, फिर हमने गामा और अल्फा में रिलेशन निकाला। तो अब तीनों को जब समरी बना करके एक साथ करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बीटा इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इक्वल टू 3 अल्फा। जब तीनों को मिला के निकलेंगे तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1:2:3, अर्थात तीनों में जो रिलेशन आएगा अल्फा बीटा गामा 1:2:3। ये पेपर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब इसमें अगली हेडिंग पढ़ेंगे, जल का असंगत या असमान प्रसार। तो देखिए क्या होता है, तो हमारी हेडिंग है जल का असंगत या असामान्य प्रसार, जिसे कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसको एनामोलस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जनरली जब हम किसी समानता सभी द्रवों का आयतन ताप बढ़ाने बढ़ता है, अगर आप किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, लेकिन जल में के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब हम जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तो जब जल का ताप हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो उसका आयतन बढ़ने के स्थान पर घटता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका आयतन न्यूनतम हो जाता है। उसके बाद इसका जो है आयतन बढ़ना प्रारंभ करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह ताप हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, आयतन को जो है हमने बढ़ाना, ताप को हमने बढ़ाना शुरू किया। तो देखेंगे आप 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन में कमी हो रही है और उसके बाद आयतन में वृद्धि हो रही है। तो और द्रवों की तरह जल का व्यवहार नहीं रहता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर जल का आयतन 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर ताप घटता है, उसके बाद ही बढ़ता है। ऐसा यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि जल के अणुओं के साथ H2O का होल ट्वाइस, H2O का होल थ्राइस, द्रव में ये सब भी मिले घुले होने के कारण इस तरह का व्यवहार इसमें देखने को मिलता है हमें। इसलिए जल का जो व्यवहार होता है उसे हम लोग कहते हैं असंगत व्यवहार, अर्थात एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो आप समझ गए। और जैसे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है, वैसे ही 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक
घनत्व में इसकी क्या होती है वृद्धि, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, जल के घनत्व तथा ताप के मध्य खींचे ग्राफ के अनुसार 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व बढ़ता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल का घनत्व बढ़ता है। उसके ऊपर ताप बढ़ाने पे घनत्व घटने लगता है, क्योंकि घनत्व घट रहा है, क्योंकि आयतन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो इस तरह के व्यवहार, जल के व्यवहार को हम जल का असंगत प्रसार या असंगत व्यवहार कहते हैं। चलिए, जल के असंगत व्यवहार के बाद हम बात करेंगे ऊष्मा की। तो बेटा ऊष्मा 2 तरह की होती है, एक होती है विशिष्ट ऊष्मा, तो एक होती है विशिष्ट ऊष्मा और दूसरी होती है गुप्त ऊष्मा। जब वह ताप अंतर के कारण जो ऊष्मा होती है उसे हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, और जब अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा होती है उसे हम कहते हैं आपकी गुप्त ऊष्मा। तो सबसे पहले, जब किसी दिए गए पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा ग्रहण करती है, और जब उसे ठंडा किया जाता है तो ऊष्मा लिबरेट करती है, अर्थात विसर्जित करती है। तो अब हम बात करें तो देखिए, माना किसी दिए गए एम द्रव्यमान को डेल्टा क्यू ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा। माना आपने किसी वस्तु का एम द्रव्यमान लिया और उसको आपने हीट देना शुरू किया, तो आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, तो उसके ताप में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा टी। तो जो आपने ऊष्मा दी है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होगी, और जो ऊष्मा दी है वो उसके ताप में वृद्धि के समानुपाती होगी। तो दोनों को मिलाने पर कितना आया, डेल्टा क्यू इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल का निशान हटाने पे एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पे सी है। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, जहाँ सी क्या है, एक नियतांक है जिसे कहते हैं पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। अर्थात अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे तो अगर एम को 1 ग्राम ले लें और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो किसी वस्तु के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी वस्तु के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा तुम्हें जरूरत होगी, किसी वस्तु के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह कहलाएगी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। तो वही लिखा हुआ है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। मात्रक आप देख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसी तरह से आप बात करें जल की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होता है। अर्थात जब आपके जल के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो ऊष्मा जो देनी पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी करीबन 4.18 इंटू 10³ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब हम बात करने जा रहे हैं मोलर स्पेसिफिक, ग्राम अणुक या मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अभी तक आपने पढ़ी थी विशिष्ट ऊष्मा जो कि हमने 1 ग्राम का ताप बढ़ाया था, अब हम 1 मोल का ताप बढ़ा रहे हैं। बस अभी आपने इसमें बढ़ाया था वस्तु के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, अब हम बढ़ाने जा रहे हैं वस्तु के किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यकता होती है उसे कहते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसे कैपिटल सी से लिखते हैं। आपने देखा होगा इसको स्मॉल सी से लिखा है और ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा को हमने कैपिटल सी से लिखा है। तो पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, सी इक्वल टू, जहाँ सिंपल सी बात है, जैसे कि वहाँ पे आपने एम पढ़ा था, ग्राम द्रव्यमान का ताप एम था, यहाँ पे 1 मोल ले रहे हैं तो मोल की संख्या n होती है पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार। तो यहाँ पे c जो हो जाएगा 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और n जो होता है वो मोलों की संख्या है, ये है पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार। हमने इस मान को यहाँ पे रखा हो 1/n को, तो ये हो गया कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। अब इतना टर्म ये यहाँ से लेके ये तक, ये तो आपने पढ़ा है कि स्मॉल सी होता है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्मॉल सी अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। ये कैपिटल M अणुभार है, तो यहाँ पे कैपिटल C बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल सी, अर्थात कैपिटल C क्या है, पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और ये है उसका अणुभार। तो कैपिटल C बराबर स्मॉल सी इंटू M। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा तथा उसके अणुभार के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी पदार्थ की मोलर स्पेसिफिक हीट उसके मॉलिक्यूलर वेट और स्पेसिफिक हीट के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इसका मात्रक जूल पर मोल पर केल्विन होता है। अब जब आपने विशिष्ट ऊष्मा पढ़ चुके हैं तो आपको पढ़नी है गुप्त ऊष्मा। अर्थात हम किसी वस्तु की अवस्था में जब परिवर्तन करेंगे तो जो ऊष्मा जरूरत होगी उसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। अर्थात किसी पदार्थ को निरंतर ऊष्मा देने पर ताप में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, कुछ समय पश्चात ताप बढ़ना बंद हो जाता है तथा वह स्थिर हो जाता है। इसके पदार्थ जो ऊष्मा दी गई है उसके बाद उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनेगी, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था को उस ताप
को बढ़ाए बिना परिवर्तित कर देती है, वह कहलाती है उसकी गुप्त ऊष्मा। क्या होती है गुप्त ऊष्मा? ये जो गुप्त ऊष्मा होती है, जो उसको दी गई ऊष्मा है, वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल टू M। समानुपाती का चिन्ह हटने पर एक नेतांक आएगा जो है कि L, तो L इज इक्वल टू Q/M, जहाँ L एक नेतांक है जिससे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर M बराबर 1 हो जाएगा तो L बराबर कितना हो जाएगा? Q। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसी निश्चित ताप पर ताप फिक्स होना चाहिए, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो उसमें ऊष्मा दी जाने वाली ऊष्मा या ली जाने वाली ऊष्मा होती है, उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए अवस्था को परिवर्तित करना है, जैसे कि पानी से भाप बनानी है या बर्फ़ से पानी बनाना है, तो ये होती है अवस्था परिवर्तन करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा या ली जाने वाली ऊष्मा जो भी होती है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा का जो माध्यमिक सूत्र होता है M0L2T-T होता है, तथा मात्रक कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम या जूल पर किलोग्राम होता है। तो इस तरह से आपने दो ऊष्मा पढ़ी, एक है विशिष्ट ऊष्मा जो कि ताप में वृद्धि के लिए होती है, दूसरी है आपकी गुप्त ऊष्मा जो कि अवस्था परिवर्तन के लिए यूज़ होती है एक निश्चित ताप पर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति सिद्धांत क्या होता है? जब अगर दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं हैं, जैसे एक वस्तु का ताप 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी वस्तु का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु तक चलता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों तापीय साम्य में ना आ जाए, अर्थात दोनों के ताप एक बराबर ना हो जाएं। इस प्रक्रिया में जितनी ऊष्मा, अगर वातावरण में ऊष्मा का ह्रास नहीं हो रहा है, तो जितनी ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु द्वारा दी जाएगी उतनी ही ऊष्मा निम्न ताप वाली वस्तु द्वारा ग्रहण की जाएगी। अगर वातावरण में ऊष्मा का कोई ह्रास नहीं हो रहा है तो क्या बनेगा कैलोरीमितिक सिद्धांत? तो दी गई ऊष्मा अर्थात उच्च ताप वाली वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर निम्न ताप वाली वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, इसे कहते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत। अब कैलोरीमिति सिद्धांत की संबंधित गणनाएं, जैसे मान लीजिए हमने दो वस्तुएं ले ली, एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, जिनके द्रव्यमान M1 M2 है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा C1 और C2 है, और ताप T1 और T2, अर्थात इनिशियल स्टेज में ताप T1 और T2 है। अब आपने, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल बताएं, आप नहाने के टाइम गर्म पानी, सर्दी में जब आप नहाते हैं तो गर्म पानी और ठंडे पानी का मिक्सचर करते हैं। तो आपने ठंडा पानी बकेट में लिया, उसका ताप कुछ रहा होगा, और आपने गर्म पानी डाला, उसका ताप कुछ रहा होगा। तो जब आप गर्म पानी को ठंडे पानी में डालते हैं, दोनों के मिक्सअप पर एक ऐसा ताप आ जाता है जिसका मान गर्म पानी के ताप से कम होता है लेकिन ठंडे पानी के ताप से ज़्यादा होता है। तो मान लिया वो जो ताप है उसकी वैल्यू कितनी है? T, उभयनिष्ठ ताप कहते हैं उसको, जिसकी वैल्यू कितनी है? T। तो A अर्थात उच्च ताप वाली वस्तु की ताप में कितनी कमी हो जाएगी? T1 माइनस T। B वस्तु जो है उसके ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी? T माइनस T2। इसके ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी? T माइनस T2। तो A वाली वस्तु जो है उसके ताप में कमी हो रही है, अर्थात उसने ऊष्मा का त्याग किया, तो A द्वारा परित्याग की गई ऊष्मा, देखिए ताप में कमी हो रही है इसलिए हम बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा की। तो M1 C1 T1 माइनस T, MC डेल्टा T, वही बन गया। M1 A वाली वस्तु का द्रव्यमान, C1 उसकी विशिष्ट ऊष्मा और ताप अंतर, और जितनी ऊष्मा इसने परित्याग की है उतनी ऊष्मा B ने ग्रहण की, अर्थात अगर ऊष्मा का ह्रास परिवेश द्वारा नहीं हो रहा है तो कितनी ऊष्मा ग्रहण की? M2 C2 और तापांतर T माइनस T2। और कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है कि जितनी ऊष्मा A ने दी है उतनी ही ऊष्मा B द्वारा ली जाएगी। तो दोनों को बराबर करके हमने इनका एक मिश्रण का फिक्स ताप निकाल दिया, अर्थात वो ताप जो साम्यावस्था में मिश्रण का ताप होगा T। तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह से आपने आज ये चैप्टर पढ़ लिया जिसका नाम था